चरित्र की शक्ति को समझने से पहले यह समझो कि शक्तिशाली बनना जरूरी क्यों होता है। शक्तिशाली बनो, निर्बल रहने में तुम्हारी कायरता नजर आती है। एक व्यक्ति जो मर गया है वह किसी समाज या राष्ट्र का उतना नुकसान नहीं करता है जितना कि एक शक्तिहीन व्यक्ति करता है। मृत शरीर तो निष्क्रिय है, वह तो ना किसी को कुछ फायदा पहुंचा सकता है और ना ही किसी को कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन एक निर्बल व्यक्ति समाज को तथा राष्ट्र को पतन की ओर ले जाता है। प्रकृति ने इंसान को एक अधिकार दिया है कि वह अपनी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक इत्यादि सभी शक्तियों को अभ्यास के द्वारा जितना बढ़ाना चाहे उतना बढ़ा सकता है। इनका जितना विकास करना चाहे उतना कर सकता है। लेकिन अगर फिर भी कोई व्यक्ति आलस की वजह से कमजोर रहना स्वीकार करता है, निर्बल रहना स्वीकार करता है, तो इसमें उस व्यक्ति की ही गलती है जिसने खुद को शक्तिशाली बनाने का प्रयास नहीं किया। निर्बल से मेरा मतलब है कि एक व्यक्ति जिसके पास में शक्तिशाली होने का मौका है लेकिन वह अपने आलस की वजह से शक्तिशाली बनने का प्रयास नहीं करता है। निर्बल से मेरा मतलब यह नहीं है कि तुम्हें कोई बीमारी है, तुम्हारा शरीर कमजोर है तो तुम निर्बल हो। निर्बल और कायर होने से मेरा मतलब है कि तुम जिस भी क्षेत्र में शक्तिशाली बनना चाहो बन सकते हो, लेकिन तुम फिर भी उस क्षेत्र में अपना विकास नहीं कर रहे हो। यह जानने के बाद में भी तुम शक्तिशाली बनने का विकल्प नहीं चुन रहे हो, बल्कि अपने आलस की वजह से जैसे हो वैसे ही रहना चाहते हो। खुद को कोई भी कष्ट नहीं देना चाहते हो, जिंदगी को आराम से काटना चाहते हो। तो इसका मतलब है कि तुम एक निर्बल हो, कायर हो। मैंने आपको निर्बल कहा, मैंने आपको कायर कहा। हो सकता है इस बात से आपके अहंकार को चोट पहुंची हो और आपको बहुत दर्द हुआ हो, लेकिन मेरी ये बात आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर आज आपने मेरी बात का गलत अर्थ निकालकर निर्बल रहने का चुनाव कर लिया, कमजोरी को अपने अंदर रहने का स्थान प्रदान कर दिया, तो मैं तो तुम्हारी निर्बलता को चोट पहुंचा रहा हूं, लेकिन यह निर्बलता एक दिन तुम्हें खत्म कर देगी। संसार में निर्बल लोगों के लिए कोई स्थान नहीं होता है दोस्त। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि शक्ति ही जीवन है और निर्बलता ही मृत्यु है। अब कई व्यक्ति कह सकते हैं कि हमारे पास में तो मौका ही नहीं है, हमारी तो मजबूरी है। वे कहते हैं कि निर्बलता हमारी मजबूरी है, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगा कि एक व्यक्ति अपनी 7 प्रकार की शक्तियों में से किसी न किसी एक शक्ति को तो बढ़ा ही सकता है, चाहे उसकी स्थिति कैसी भी हो। शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, नैतिक शक्ति, कलात्मक शक्ति, संवेदना की शक्ति और विवेक की शक्ति। हो सकता है तुम किसी कारणवश अपनी शारीरिक शक्ति को और अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाने में असफल हो, लेकिन तुम अन्य 5 शक्तियों, आध्यात्मिक शक्ति, नैतिक शक्ति, कलात्मक शक्ति, संवेदना शक्ति और विवेक की शक्ति, ये तो बढ़ा सकते हो ना। हो सकता है कि आपके शरीर में कोई खराबी आ गई हो जिसकी वजह से आप शारीरिक या मानसिक विकास ना कर सके, लेकिन अन्य 5 विकास तो आप कर सकते हो ना। लेकिन आपके अंदर से आवाज आती है कि मैं तो यह भी नहीं कर सकता, तो इसमें तुम्हारा ही दोष है और किसी का भी दोष नहीं है। यह तुम्हारा बहाना है कि तुम कमजोर हो, यह तुम्हारा चुनाव है कि तुम निर्बल हो। फिर ये दुनिया जब तुम्हें लात मारेगी तो भगवान को दोष मत देना कि भगवान मेरे साथ क्या हो रहा है। तुम लात खाने के लिए तैयार हो तो प्रकृति लात देने के लिए पहले से ही तैयार है। वह तो सोच ही यह रही है कि कब मौका मिले और मैं लात मारूं। शक्तिशाली व्यक्ति ही इस दुनिया में जी सकता है, वरना एक निर्बल तो रोजाना किसी न किसी का अपमान सहकर दिन में कई बार मरता है। क्या तुम में स्वाभिमान नहीं है? अगर तुम कहते हो कि तुम्हारे अंदर स्वाभिमान है, तो मैं कहता हूं आज से नहीं, अभी से अपने आप को शक्तिशाली बनाना शुरू कर दो। और अगर तुम कहते हो कि तुम में स्वाभिमान नहीं है, अगर तुम सोचते हो कि तुम में स्वाभिमान होता तो तुम कुछ करते, तो मैं तुमसे कहता हूं बहाना मत बनाओ, अपने अंदर स्वाभिमान को पैदा करो, क्योंकि स्वाभिमान भीख में नहीं मिलता, कमाना पड़ता है। तुम कहते हो कमजोर रहना हमारी मजबूरी है, तो इस हिसाब से तो पूरी दुनिया ही मजबूर है। इस हिसाब से तो एक व्यक्ति जो गलत तरीके से धन कमाता है वह भी मजबूर है। वह भी कह देगा कि सरकार हमें रोजगार नहीं दे रही है, इसमें हमारा क्या दोष है। इसीलिए हमें अपना पेट पालने के लिए गलत काम करने ही पड़ेंगे, वरना भूखे मरेंगे। या भ्रष्टाचार करने वाले, कालाबाजारी करने वाले
या लूटपाट करने वाले भी बोल देंगे कि हम भी मजबूर हैं, या पत्रकार भी किसी वीडियो को वायरल करने के लिए झूठी खबर फैला देंगे और यह बोल देंगे कि हमारा चैनल नहीं चल रहा है, यह हमारी मजबूरी है। मजबूरी को बहाना मत बनाओ। मजबूर तुम अपने मन में हो, वास्तव में मजबूर नहीं हो। मैंने कई अपंग व्यक्ति देखे हैं जिनके बेचारों के पास में पूरा शरीर नहीं है, लेकिन वे शक्तिशाली हैं। और मैंने कई ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो शरीर से बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन फिर भी अपने आलस की वजह से एक चूहे की जैसी जिंदगी जीते हैं। चूहे की जैसी जिंदगी जीना चाहोगे तो जी सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, इस संसार में बिल्लियों की कोई कमी नहीं है। जब हम दुनिया पे नज़र मारते हैं तो हमें दिखता है कि मनुष्य पाषाण युग की तुलना में काफ़ी सभ्य बन चुका है, लेकिन दुनिया में सभ्यता की पूजा नहीं होती दोस्त, दुनिया में शक्ति की पूजा होती है। इस दुनिया में कई सभ्यताएं आई और चली गई, बस केवल बच वही पाई जिनके पास में शक्ति थी, जिनके पास में ताकत थी। अब सवाल आता है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है जो सभी शक्तियों पे भारी पड़ती है? तो मैं कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में जितनी भी शक्तियाँ हैं उनमें से उन शक्तियों की रानी है चरित्र की शक्ति। लेकिन तुम अपने चरित्र को अहंकार से प्रभावित होने देते हो या विवेक से प्रभावित होने देते हो, यह विकल्प तुम्हारे पास में है। अगर तुम जागरूक होकर विवेक का प्रयोग करके अपने अच्छे चरित्र का निर्माण नहीं करोगे तो अहंकार तुम्हारे बुरे चरित्र का निर्माण करना शुरू कर देगा। और बड़ी ही अजीब बात है कि इस दुनिया में कई व्यक्ति कहते हैं कि आज के ज़माने में तो चरित्र बचा ही नहीं है, सब चरित्रहीन होते जा रहे हैं। लेकिन जब कोई जवान बच्चा उनसे पूछता है कि आपकी बात सही है, लेकिन हमें यह तो बताओ कि सही चरित्र होता क्या है, हमें यह तो बताओ कि इसे विकसित कैसे किया जाता है, तो इसका जवाब उनके पास में नहीं रहता। या वे बदले में जवाब देते हैं कि चरित्र के ये लक्षण होते हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगा कि तुम चरित्र के लक्षण बताकर उनका क्या फ़ायदा कर रहे हो? इस दुनिया में ऐसी कौन सी माँ है जो अपने बच्चों को पैदा होते ही ये सिखाती हैं कि बेटा चोरी कर, हत्या कर? दुनिया के सभी माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते हैं, तो केवल चरित्र के लक्षण बता देने मात्र से किसी व्यक्ति का चरित्र विकसित नहीं होगा। पुराने ज़माने की तुलना में देखा जाए तो अब व्यक्तियों के चरित्र की शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही है, और इसका मूल कारण यह है कि अधिकतर बड़े बुजुर्ग लोग भी इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि वास्तव में चरित्र क्या होता है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है, इसके निर्माण में क्या क्या बाधाएं आती हैं, इसके निर्माण में आने वाली बाधाओं को कैसे दूर किया जाता है। मैं कहता हूं कि इस दुनिया में एक व्यक्ति का चरित्रवान होना अनिवार्य है, क्योंकि बिना चरित्र के एक व्यक्ति ना तो अपना भला कर सकता है और ना किसी दूसरे का भला कर सकता है। लेकिन मैंने अभी जो आपको सवाल बताए, इन सब सवालों पे चर्चा होना जरूरी है। मुझे नहीं पता कि आपके समाज ने आपको चरित्र का निर्माण करना सिखाया है या नहीं सिखाया है, लेकिन अब आने वाले कुछ वीडियोज़ में हम इस बात को सीखेंगे कि चरित्र क्या होता है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है, इसके निर्माण में क्या क्या मुसीबतें आती हैं, उन मुसीबतों का सामना कैसे किया जाता है। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनने का प्रयास करना। एक मनुष्य के चरित्र का संबंध उसके आचरण से होता है, और एक व्यक्ति के आचरण का संबंध उसकी वाणी और कर्म से होता है, और वाणी और कर्म विचारों के अनुसार होती है, और विचार बुद्धि के हिसाब से होते हैं, और बुद्धि या तो विवेक से संचालित होती है या फिर अहंकार से संचालित होती है। इस प्रकार चरित्र निर्माण में इन 6 तत्वों का प्रयोग होता है। पहला होता है अहंकार, दूसरा होता है विवेक, तीसरा होता है बुद्धि, चौथा होता है विचार, पांचवा होता है वाणी, और छठा तत्व होता है कर्म। आपने ध्यान दिया होगा कि आपके अंदर कुछ आवाज़ें चलती रहती हैं जो आपको सलाह देती रहती है। वे आवाज़ें आपको बताती हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये जो आवाज़ें होती हैं ये बुद्धि के माध्यम से हमें प्राप्त होती है, और ये आवाज़ या तो विवेक से प्रेरित होती है या फिर अहंकार से प्रेरित होती है। अगर एक व्यक्ति के अंदर अहंकार से प्रेरित होकर कोई आवाज़ आती है और व्यक्ति उसके हिसाब से काम करता है तो हम कहते हैं कि वो व्यक्ति दुराचारी है, वह व्यक्ति दुराचरण कर रहा है। और एक व्यक्ति जो अपने विवेक की आवाज़ के हिसाब से कार्य करता है तो हम कहते हैं कि वह सदाचारी है, वह सदाचरण कर रहा है।
मैं आपको चरित्र निर्माण की पूरी प्रक्रिया समझाऊंगा। इसे एक वीडियो में समझा पाना संभव नहीं है। यह कुछ घंटे का कोर्स बनेगा। टेंशन मत लो, मैं आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा। तो आने वाले वीडियोज़ में चरित्र निर्माण को समझने के लिए हमें सबसे पहले जो 6 तत्व मैंने आपको अभी बताए थे, इनको विस्तार से समझना होगा। जब हम इन 6 तत्वों को विस्तार से समझ जाएंगे तो हम अपने चरित्र का निर्माण करना भी सीख जाएंगे। किसी चीज़ का निर्माण करने से पहले उसके तत्वों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। आप ऐसा मत सोचना कि आप बिना इन तत्वों को जाने ही चरित्र का निर्माण करना सीख जाओगे। तो हम एपिसोड 2 में अहंकार और विवेक के बारे में सीखेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर आने वाले अगले वीडियो में अन्य तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद में चरित्र निर्माण की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। प्रत्येक वीडियो को अच्छी तरह समझने की कोशिश करना, समझ में ना आए तो दोबारा समझने का प्रयास करना, क्योंकि यदि आप इन्हें समझने का प्रयास नहीं करोगे तो यह कोर्स किसी काम का नहीं है। यह कोर्स उसी व्यक्ति के लिए है जो वास्तव में अपने चरित्र का निर्माण करना चाहता है, क्योंकि जिस छात्र में सीखने की इच्छा नहीं है उसे महान गुरु भी नहीं सिखा सकता। मैं कोई गुरु तो नहीं हूं, लेकिन बता रहा हूं कि सीखने के लिए सीखने की इच्छा का होना जरूरी है। अगर आप में बदलाव की इच्छा नहीं है तो मैं कुछ भी कर लूं, आप बदल नहीं सकते। और वो बदलाव की इच्छा केवल आप ही पैदा कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। हाँ, मैं थोड़ा बहुत साथ दे सकता हूं। तो आज का यह वीडियो एक तरह से प्रस्तावना था, शुरुआत थी, और अब शुरुआत हो चुकी है। तो स्वागत है आप सभी का महाशक्ति चरित्र का निर्माण के इस पाठ्यक्रम में। सभी वीडियो की लिंक एक एक करके डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।